हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी का क्या योगदान है तथा सूफी काव्य धारा में किस प्रकार सबसे महान कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है, उनकी रचना पद्मावत के विषय में, और किस प्रकार उन्होंने उसका विरह वर्णन किया है, उसकी काव्य रचना क्या है, उसकी शिल्प सौंदर्य के बारे में तथा उसकी भाषा कैसी है या उसकी क्या विशेषताएं हैं, और अलग अलग साहित्यकारों के मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और उनके रचना पद्मावत को लेकर क्या विचार है। भाषा शैली। जब हम भाषा शैली की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा ठेठ अवधी थी, जिसमें अपभ्रंश अरबी फारसी के शब्द भी देखने के लिए मिलते थे। भाव व्यंजना रूप था कि भावों की अधिकता देखने के लिए मिलती थी कि किस प्रकार प्रेम रस की प्रधानता होने के कारण श्रृंगार रस, विरह, संयोग, वियोग देखने के लिए हमें उसमें मिलता था। उसके अलावा मुहावरे, अलंकारों का प्रयोग होता था, जिसके कारण उनमें एक ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न होता था, जो कि एक अत्यंत माधुर्य रूप को उत्पन्न करता था। जब हम लोकोक्तियों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, जिससे वह लोग जन के समीप नजर आती थी, जिससे उनमें एक अलग ही प्राण प्रतिष्ठा या ऊर्जा प्राप्त होती थी। मनसवी शैली का प्रयोग किया जाता था, जो कि मुख्य रूप से फारसी शैली में प्रयोग की जाती है। जहाँ जब हम मनसवी शैली की बात करते हैं तो इसमें ईश्वर की ईश्वर से प्रेम के विषय में चर्चा की जाती है तथा उस समय में प्रस्तुत शासन के बारे में प्रशंसा की जाती है, और नायक नायिका का वर्णन किया जाता है तथा दंपत्ति रूप में ईश्वर और व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसमें इश्क हकीकी से की प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसमें दोहा, छंद, चौपाइयों के द्वारा रचना की जाती है। जब हम प्रेमाख्यान की बात करते हैं तो इसमें निरंतर लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की बात की जाती है। लौकिक प्रेम जहाँ मनुष्य का मनुष्य से प्रेम दिखाया जाता है, तथा अलौकिक प्रेम की प्राप्ति हो जिससे मनुष्य का ईश्वर से प्रेम, जहाँ ईश्वर स्त्री रूप में मौजूद है तथा मनुष्य पुरुष रूप में या फिर दाम्पत्य भाव के रूप में ईश्वर की प्राप्ति के बारे में विषय की जाती है। जब हम इसकी बात करें तो ये प्रौढ़ता और गंभीर रूप से काव्य शैली में प्रयोग किया जाता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के कवियों में अगर कहीं रमणीयता, सुंदरता और अद्वैत रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है तो वह बस जायसी का ही है, जिसकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की बात करें तो उसमें पद्मावत, अखरावट, चित्रलेख और आखिरी कलम जैसी रचनाएं शामिल है। जायसी का रहस्य, अगर रहस्यवाद की बात करें तो इसमें आता है बहिर्मुखी रहस्यवाद, जिसका अर्थ होता है कि कण कण में ईश्वर मौजूद है। हमें सिर्फ उन्हें ढूंढने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि जगत के हर कण में ईश्वर है। सर्वेक्षणवाद की बात होती है, जहाँ सब कुछ एक ही है, ईश्वर से ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। अलग अलग प्रचारकों ने इसके विषय में वर्णन किया है कि किस प्रकार, अगर हम ब्रूनो और स्पेंजा की बात करें तो उन्होंने सर्वेश्वरवाद का बारे में बताया, जिनके अनुसार ईश्वर के अंदर जगत है। पर जब हम न्यूटन की बात करते हैं, जो कि तटस्थता के नियम दिया है जिन्होंने, वो कहते हैं जगत ही जगत अलग है और ईश्वर अलग है। वहीं जब हम धर्मों की बात करते हैं तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग माना जाता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है तथा उनके पश्चात जगत है। जब हम एकेश्वरवाद की बात करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो वहां पर हमें ईश्वर और परमात्मा, जगत और परमात्मा एक होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से अलग अलग तरह से ईश्वर और जगत की व्याख्या की गई है। धर्मों पर, अलग अलग धर्मों में यह निर्भर करता है कि क्या ईश्वर में जगत है या जगत में ईश्वर है। जब हम निष्कर्षों की बात करते हैं तो इसमें मूल रूप से पद्मावत को लेकर तीन निष्कर्ष है, जिसमें गिरिएशन गिरिएशन के अनुसार यह अनियोक्ति और है, क्योंकि जिसमें मूल रूप से सूफी काव्यधारा हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो उनके अनुसार यह शम श्रोक्ति रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम पूर्ण रूप से इन्हें पद्मावत को सूफी काव्य नहीं कह सकते, पर कहीं कहीं पर हो सकता है कि सूफी काव्य हो। वहीं शाही प्लस और सिरोफ के अनुसार प्राकृतिक काव्य भावना मात्र से सूफी काव्य नहीं है। पद्मावत रूपक काव्य है।
ऐसा गिरियाशन का मानना है। वहीं आचार्य शुक्ल के अनुसार पूरी रचना को रूपक काव्य नहीं माना जा सकता, लेकिन बीच बीच में ऐसे संदेश मिलते हैं जहां हमें अंतः सदृश्य मूलक अलंकार मान सकते हैं। वहीं शाही का ऐसा मानना है कि ऐसे कुछ नहीं है, कोई प्रतीक नहीं झलकते जिससे हम इसे अर्थवक्ता में कोई फर्क पड़ता हो, या फिर जिससे हम इसे कह सके हैं सदृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि अर्थ, शब्द के अर्थ में फर्क नजर आए। रूपक अलंकार, जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो रूपक अलंकार के होता है जिसमें दृश्य काव्य की बात होती है। दृश्य काव्य अर्थात जिसे देखा जा सके, जिसे प्रस्तुत किया जा सके, जैसे नाटक। जब हम सदृश्य मूलक अर्थ अलंकार की बात करते हैं तो उसमें होता है उपमेय और उपमान का आरोपण किया जाता है, अर्थात उपमेय के ऊपर उपमान लगाया जाता है, और यह आरोपण ही सदृश्य मूलक अलंकार कहलाता है। एलिगिरी हमें रूपक काव्यों में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ समानांतर कथाओं की संरचना की जाती है, यानी कि एक कथा के बीच में दूसरी कथा वह भी उसी प्रकार चलती हुई देखने के लिए मिलती है। जिस तरह से पद्मावत में एक कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी हमें चलने के लिए मिलती है, जहाँ तो एक तरफ शिलोंग नगर देश की राजकुमारी पद्मावती है, तथा राजस्थान का राजकुमार है। वहीं हमें यहाँ पर पद्मावती के साथ साथ हीरामन, जो कि रतन सेन के सेनापति थे, उनकी कहानी भी साथ साथ देखने के लिए मिलती है। नागमती का विरह वर्णन देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार वह रानी होते हुए भी विरह में अपने आप को एक समान स्त्री के समान प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार पद्मावत में एक न- किसी कहानी में नायक नायिका के साथ साथ अन्य जो कि साइड रोल में होते हैं, अन्य कलाकार होते हैं, उनकी कहानियां भी हमें साथ साथ देखने के लिए मिलती है। उसे एलोगरी कहते हैं, जहाँ समान रचनाएं साथ साथ चलती है। जब हम शिल्प की बात करते हैं तो शिल्प के अनुसार पद्मावत की भाषा सहज और सजग है। उसमें हेतु प्रेक्षा हमें देखने के लिए मिलती है। हेतु प्रेक्षा अर्थात क्रमगत चीजों का होना, एक चीज एक वाक्य के बाद, एक घटना के बाद दूसरी घटना का होना, एक क्रम में चलना, हेतु प्रोक्षा देख होता है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा ठेठ अवधि है। घटनाओं का क्रम में लगना ही हेतु प्रेक्षा है। अलंकारों का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनि व्यंजना उत्पन्न होती है। प्रतीकों का प्रयोग है, अर्थात किसी बात को सीधे तरह से ना कहकर प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करना। बिंब निर्माण, अलग अलग प्रकार के बिंब निर्माण हमें देखने के लिए मिलते हैं कि किस प्रकार दृश्य देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, और कहीं कहीं पर हमें गंध के विषय में भी बताया जाता है कि किस प्रकार शिलोंग नगरी में अत्यंत सुंदर सुगंध उठती है। तो सुगंध के दृश्य बनाने की भी कोशिश की गई है, और इसका निर्माण छंद दोहे चौपाई के रूप में किया गया है। जब हम पद्मावत के इतिहास की बात करते हैं कि पद्मावत इतिहास है या कल्पना, तो मूल रूप से पद्मावत इतिहास, कल्पना, इतिहास में ही कल्पना के द्वारा किया गया, रचा गया साहित्य है, जहाँ हमें इतिहास और रचना की रचना देखने के लिए मिलती है, साथ साथ कल्पना भी। जहाँ पद्मावत की कथा में राजा वर्ग की कथा के बारे में कहा गया है, जहाँ रतन सेन है जो कि चित्तौड़ का राजा है, नागमती है जो कि अ, शिलोंग की राजकुमारी है, तथा अलाउद्दीन है जो कि दिल्ली का सुल्तान है। इन सभी को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि यह एक राज्य कथा है, या फिर राजा वर्ग से संबंध रखने वालों से संबंधित कथा है। इसी परिवेश में उन्होंने आगे बढ़कर अलग अलग तरह के विवरण किए हैं जो हमें लोकमय बनाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार रतन सेन चित्तौड़ का राजा होते हुए भी एक अ, फकीर बनकर शिलोंग नगर जाता है, जहाँ वह सिर्फ पद्मावती को देखने के लिए यह सब पूर्ण रूप से करता है। जब हम कथा की बात करते हैं तो पूर्ण रूप से द्वंद का आधार हो सकता है, क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में घटनाएं होती है, और कल्पना के माध्यम से उन घटनाओं में सजीव चित्रण को परोया जा सकता है, संस्कृति को लाया जा सकता है। हमें इस प्रकार के बिंब की कल्पना की जा सकती है जो शायद इतिहास में मौजूद ना हो, तथा उनके आधार पर एक सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो कि जायसीद के द्वारा पद्मावत में हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम भाग वन की बात भाग एक जो कि पूर्वार्ध है, उसमें हमें
मिथक, कल्पना देखने के लिए मिलती है, जैसे मिथक, दंत कथा, ये कल्पना, जैसे पद्मावती रानी और हीरामन सुहा। वहीं शिलोंग द्वीप की राजकुमारी का वर्णन देखने के लिए मिलता है। धाराएं मिलती है, जैसे गोपपंथी साधु की कल्पना की गई है। पर दुखारता मतलब दूसरों के दुख में अधिक दुखी होना, जैसे भावों में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम भाग 2 की बात करते हैं, जो कि उत्तरार्ध है, वहाँ कर्नल टोड के अनुसार राजपूताना का इतिहास दिखाया गया है, जहाँ भीम सिंह, पद्मावती, का अलाउद्दीन खिलजी का रतन सेन के साथ युद्ध, सती होने जैसी घटनाएं हमें पहले भी इतिहास में चर्चित मिलती है, जिनके विवरण हमें पर मौजूद है। यह इतिहास की घटना है। अबुल फजल आइन अकबरी में रतन सिंह और पद्मावती के विषय में तथा युद्ध जो कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन के बीच हुआ था, तथा सती जो कि अंत में पद्मावती हुई थी, उनके विषय में हमें इतिहास में कुछ स्थानों पर वर्णन मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पद्मावती का भाग 2 जो कि उत्तरार्ध है, वह इतिहास है, तथा भाग 1 जो कि पूर्वार्ध है, वह कल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग प्रकार की कल्पनाएँ कर कर एक सुंदर चित्रण करने का प्रयास किया है। संभवतः जायशी उस प्रयास में सफल हुए हैं। जब हम कल्पनाओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को बर्तन के माध्यम से बाय चांस दिखाई दे जाता है। देवपाल युद्ध के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें दिल्ली का वर्णन दिखाया गया है कि कितना रोमांचक वर्णन उन्होंने दिल्ली के रूप में किया है। राधा चेतन का उपहार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वह उपहार के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की कल्पनाएँ गढ़ी गई हैं, ताकि एक कहानी का निर्माण किया जा सके। पद्मावती क्या एक त्रासदी है या नहीं? जब हम शाही की बात करें, तो यह ट्रेजिक विजय है, अर्थात त्रासदी होने के बावजूद भी यह एक विजय है। अ, जब हम जायसी की बात करते हैं, तो वह ट्रेड ट्रेजिक विजन के कवि कहे जाते हैं, जो कि एशिया के पहले कवि माने जाते हैं। हम इसे ट्रेजिक विजय मान सकते हैं, क्योंकि पद्मावत के अंत में नायक भी हार गया, किंतु उसके साथ-साथ खलनायक भी हार गया, और इसमें सभी की हार हुई। पर त्रासदी उसे कहा जाता है जहाँ नायक हार जाता है, जो धीरोदात्य होते हुए भी हार जाता है, और अ, खलनायक जीत जाता है हेमर्सिया के कारण, जहाँ नायक द्वारा की गई एक भूल उसकी सबसे बड़ी गलती सिद्ध होती है। लेकिन जब हम पद्मावती के विषय में देखते हैं, तो नायक और खलनायक दोनों की हार हुई है। तो इस विषय पर अभी भी विवाद है कि ये त्रासदी है, और त्रासदी है तो क्या ये त्रासदी होकर भी नायक की विजय है और खलनायक की हार। जब हम प्रबंध काव्य की बात करते हैं कि क्या पद्मावत एक प्रबंध काव्य है और उसमें किस प्रकार की कल्पना की गई है, तो रसात्मकता देखी जाती है कि किस तरह से स्थानों को और जो रचनाएँ की गई हैं, जो विवरण बताए गए हैं, उनको किस प्रकार बाँध के रखा गया है। निरंतर बिंबों का निर्माण किया गया है, ताकि पाठक उसमें पूर्ण रूप से बंधा रहे। इतिवृत्तात्मक कथा है कथानक है, जो कि कशा हुआ है, जहाँ जहाँ रसात्मक प्रसंगों की बात की जाए, तो वहाँ नागमती का विरह वर्णन दिखाया गया है। गोरा बादल का युद्ध वर्णन दिखाया गया है कि किस प्रकार रतन सेन को के साथ गोरा और बादल ने युद्ध में लड़ाई लड़ी, तथा पद्मावती के साथ दिल्ली जाकर रतन सेन को बचा कर लाए। तो उनके शौर्य का, वीरता का वर्णन वहाँ दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं वीर रस भी हमें देखने के लिए मिलता है। घटनाओं का संबंध निर्वहन है, मतलब एक घटना दूसरी घटना से बंधी हुई है, और उस तरह से पूरा घटनाक्रम चलता हुआ हमें दिखाया जाता है। आधिकारिक प्रासंगिक कथाओं में समुच्चय संबंध है, सभी कथाएँ एक-दूसरे से संबंध रखती है, ताकि जैसे देवपाल, गोरा बादल, गरीब ब्राह्मण की कथा तथा राधा चेतन, एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है, जिससे हमें यह देखने के लिए मिलता है कि एक घटना की प्रतिक्रिया दूसरी घटना है, और इसी प्रकार पूरे क्रमबद्ध तरीके से कहानी चलती हुई हमें दिखाई देती है। विराम और गति जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। अनावश्यक विराम नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो वह परानीगत शैली में है। जैसे यहाँ पर इन्होंने घोड़ों का वर्णन किया है, ज्योतिष का वर्णन आया है कि ज्योतिष के बारे में बताया, दर्शन पानी कि किस प्रकार से रतन सेन नागवती का दर्शन करता है, पकवानों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कथा में, कहानी में कुछ प्रकार के विराम होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि इन चित्रण की ज़रूरत नहीं थी, या फिर ये अनावश्यक विराम थे।
अगर इनको पद्मावत से हटा दिया जाए तो अत्यधिक फ़र्क हमें शिल्प पर या कथा पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रसात्मक स्थलों पर रसों का वैविध्य कम है। यहाँ पर श्रृंगार रस जो कि मूलतः सूफी काव्य में और जायसी द्वारा लिखे गए काव्यों में प्रेम रस की प्रधानता होती थी, वही दिखाई जाता है और करुणा दिखाई जाती है। लेकिन अन्य सभी रसों की बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया गया है। नागमती का वियोग वर्णन दिखाया गया है तथा सतीत्व प्रसंग यहाँ दिखाया गया है, जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार नागमती रतन सेन की पटरानी होने के बावजूद भी एक सामान्य स्त्री के समान उनके वियोग में किस प्रकार अपना वियोग वर्णन प्रस्तुत करती है तथा इस प्रसंग को वियोग वर्णन के विषय में जायसी ने प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी के अनुसार या शुक्ल जी का यह मत है कि जायसी का संबंध निर्वाह अच्छा है तथा प्रबंध का कल्पना भी अच्छी है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा सुंदर वर्णन किया है। जब हम नागमती के विरह या वियोग खंड की बात करते हैं तो वह सजग और सहज है। उसमें बारहमासा कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। बारहमासा अर्थात अलग अलग महीनों में आने वाली ऋतुओं के वर्णन के माध्यम से नागमती के वियोग को या उसके दुख को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसकी भाषा ठेठ अवधि है। प्रकृति और मनुष्य के संबंध को दिखाया गया है कि किस प्रकार नागमती वियोग में आकर प्रकृति से बात करती हुई दिखाई देती है। वह पेड़ों से बात करती है, पक्षियों से बात करती है तथा सभी से कहती है कि कोई नागमती के संदेश को उसके पति रतन सेन तक पहुँचा दो। तो एक प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध होता है वह यहाँ दिखाया गया है। प्रतीक सूफी काव्य में प्रयोग नहीं होते, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार नागमती प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहती है। सूफी दर्शन में पद्मावत की प्रेम अभिव्यंजना का विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार पद्मावत पद्मावती के लिए तो प्रेम कथा है, रतन सेन की भी प्रेम कथा है, लेकिन नागमती का वियोग खंड भी उसी के अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ दिखाया गया है कि प्रेम, वियोग और हट जब हम अलाउद्दीन खिलजी की जिद के विषय में चर्चा करते हैं तो किस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के भाव को प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।